गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग उपनिवेशवाद और देहात नामक चैप्टर के अंतर्गत 5वीं रिपोर्ट के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम पिछले वीडियो में 5वीं रिपोर्ट के विषय में जानकारी दे चुके हैं कि कंपनी शासन में होने वाले परिवर्तनों का विस्तृत विवरण 1813 में एक रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया तथा इस रिपोर्ट को संसद में भी प्रस्तुत किया गया। यह रिपोर्ट उन रिपोर्टों में से 5वीं रिपोर्ट थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन तथा क्रियाकलापों के संबंध में तैयार की गई थी, इसीलिए इसे 5वीं रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। तो इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि 1813 में बनने वाला तैयार होने वाला रिपोर्ट जो 5वें नंबर का था और जिसका उद्देश्य कंपनी के शासन तथा क्रियाकलापों के संबंध में जानकारी एकत्रित करना था, उसे ही 5वीं रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इस रिपोर्ट के 800 से अधिक पृष्ठ जो थे परिशिष्टों के थे, जो जमींदारों तथा रैयतों की अर्जियां थी। क्या थी? जमींदार और रैयत जो होते थे वो एप्लीकेशन जो डाले हुए थे, अलग अलग जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट थी और राजस्व विवरण की सांख्यिकीय तालिकाएँ थीं और बंगाल तथा मद्रास के राजस्व और न्यायिक प्रशासन से संबंधित लिखित टिप्पणियाँ इस रिपोर्ट में सम्मिलित थी। अब हम 5वीं रिपोर्ट के प्रमुख पहलू पर प्रकाश डाल रहे हैं बच्चों कि 5वीं रिपोर्ट की प्रमुख पहलू क्या थी, यानी 1813 के एक्ट के प्रमुख पहलू क्या थे। तो इसमें शोधकर्ताओं ने ग्रामीण बंगाल में औपनिवेशिक शासन के बारे में, औपनिवेशिक शासन अर्थात भारत पर अंग्रेजी शासन के बारे में लिखने के लिए बंगाल के अनेक जमींदारों के अभिलेखागारों तथा जिलों के स्थानीय अभिलेखों की सावधानीपूर्वक जांच की। क्या किया गया बच्चों कि जो 5वीं रिपोर्ट में प्रस्तुत करने वाले थे, शोधकर्ता अपना रिपोर्ट लगाने वाले थे, उन लोगों ने क्या किया कि बंगाल के अनेक जमींदारों के अभिलेखागारों, यानी जहाँ पर आंकड़े सुरक्षित रखे जाते हैं उन्हें अभिलेखागार, जहाँ पर दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते हैं उन्हें अभिलेखागार कहते हैं। तो जमींदारों के दस्तावेज और जिलों के स्थानीय अभिलेखों यानी दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच की गई। ये इस रिपोर्ट की पहली पहलू थी। और दूसरा पहलू था कि इसे तैयार करने वाले कंपनी के कुशासन की आलोचना करने को तत्पर थे, यानी जो इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने वाले लोग थे वो लोग कंपनी के, भारत में जो कंपनी शासन कर रही थी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका शासन अच्छा नहीं था, यानी उसके कुशासन की आलोचना करने के लिए तत्पर थे। और तीसरा, जिस पैमाने पर जमींदार लोग अपनी ज़मीन खोते जा रहे थे उसके बारे में भी बढ़ाकर लिखा गया, किंतु उसका विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। तो इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने वालों ने जमींदारों द्वारा लगातार खोते जा रहे जमींदारी का भी जिक्र किया, किंतु इसका विशेष उल्लेख नहीं हुआ। कहाँ पर? ब्रिटेन में विशेष उल्लेख नहीं हुआ क्योंकि जमींदारों की जमींदारियाँ खोने से ब्रिटिश वासियों को कुछ लेना देना नहीं था। तो इन लोगों ने रिपोर्ट में इसको मुद्दा बनाया, इसको जमींदारों की खोती हुई जमींदारियों के बारे में। और जमींदारियाँ क्यों खोई जा रही थी ये हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं बच्चों कि
स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत एक नियम बना था, सनसेट नियम। सनसेट के विषय में भी आप लोगों को बता चुके हैं, सनसेट यानी सूर्यास्त। तो स्थायी बंदोबस्त में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह नियम बनाया था कि निश्चित समय पर, निश्चित तिथि पर, निश्चित धनराशि सूर्यास्त से पूर्व कंपनी के कोष में जमींदारों द्वारा पहुंच जाना चाहिए, यानी जमा कर देनी होगी जमींदारों को। अगर जो जमींदार सनसेट से पहले लगान यानी राजस्व को जमा नहीं कर पाता था तो उसकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाएगा। और इसी वजह से विभिन्न जमींदारों की जमींदारियां छीनती चली जा रही थी बच्चों। और इसका उल्लेख जो है रिपोर्ट प्रस्तुतकर्ताओं ने भी किया, किंतु इस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। और कंपनी के क्रियाकलापों पर, क्योंकि कंपनी के क्रियाकलाप से ब्रिटेन में जो है ध्यान रखा जाने लगा, क्योंकि ब्रिटिशवासी कंपनी के लाभ, जो कंपनी लाभ कमा रही थी उस पर ब्रिटेन के लोगों का ध्यान था। और ब्रिटेन के लोग क्या चाहते थे कि जो लाभ पूरे ब्रिटेन को मिलना चाहिए वह केवल कंपनी कमा रही है। यह जो है मुख्य बात इस रिपोर्ट की पृष्ठभूमि बनी। किसकी? 1813 के एक्ट की, 1813 के रिपोर्ट की पृष्ठभूमि बनी, यानी कि इसी के इर्द गिर्द यह अधिनियम तैयार किया गया। और विभिन्न तथ्यों के होने के बावजूद भी आधुनिक शोधों से यह पता चलता है कि 5वीं रिपोर्ट में दिए गए तर्कों और साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो यह जो है केवल 1813 के रिपोर्ट पर ही लागू नहीं होता है बच्चों, यह सभी रिपोर्टों पर लागू होता है कि हर रिपोर्ट में, हर कथन में, हर व्यक्ति के कार्य में कोई न कोई त्रुटि अवश्य रहती है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के कार्य से सभी लोग संतुष्ट हों, सभी वर्ग संतुष्ट हों, सभी जाति संतुष्ट हो। इसी तरह से किसी भी अधिनियम के अंतर्गत किसी को हानि मिलता है, किसी को लाभ मिलता है, तो कोई भी अधिनियम, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु पूर्णतः संपूर्ण नहीं होती है। तो इसी तरह से 1813 का जो ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया उसकी भी आलोचना की जाती है। यह पूर्णतः सत्य नहीं है, पूर्णतः इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगला टॉपिक है हमारा बंगाल के देहाती क्षेत्र। तो बंगाल के देहाती क्षेत्र का विवरण ब्रिटिश चिकित्सक फ्रांसिस बुकानेन ने अपने सर्वेक्षण में किया है। फ्रांसिस बुकानन के विषय में हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यह पेशे से डॉक्टर थे, किंतु ये सर्वेक्षण भी किया करते थे और इन्होंने अपनी सेवाएं कंपनी को राजनीतिक क्षेत्र में भी दी। और इन्हीं के सहयोग से, इन्हीं के प्रयास से कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना हुई, जो अभी भी है अलीपुर में। तो कलकत्ता का चिड़ियाघर बुकानन के प्रयासरत होने से ही स्थापित किया गया, यानी कि ये जो है प्रकृतिवादी भी थे। तो इनको ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वेक्षण के लिए विषय भी दिया करती थी और ये सर्वेक्षण करते थे, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे। तो इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो सर्वेक्षण का क्षेत्र मिला था वो था राजमहल का पहाड़ी प्रदेश, संथाल प्रदेश तथा दक्कनी भाग। यहाँ का इन्होंने सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण करने के बाद इन्होंने अपने सर्वेक्षण संस्मरण में इसका विवरण दिया। क्या लिखा इन्होंने?
अपने सर्वेक्षण संस्मरण में दिया। फ्रांसिस बुकानन ने अपने सर्वेक्षण संस्मरण में दिया, जिसमें प्रमुख रूप से राजमहल का पहाड़ी प्रदेश, संथाल प्रदेश तथा दक्कनी भागों की चर्चा की गई है। दक्कनी भाग उन क्षेत्रों को कहते हैं जहाँ पर कपास अत्यधिक उत्पन्न होता था, यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक के क्षेत्र इसमें सम्मिलित थे। कंपनी शासन में होने वाले परिवर्तनों के कारण इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के युद्ध भी हुए, जिसका विवरण इस प्रकार इन्होंने दिया है। पहला, इन्होंने राजमहल की पहाड़ियों के विषय में विवरण प्रस्तुत किया। तो पहाड़ी जातियों के विषय में आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि पहाड़ी जातियाँ कहाँ रहती थी, पहाड़ों के आसपास रहती थी, और ये पहाड़ी जंगलों पर, इनका जीवन पहाड़ी जंगलों पर निर्भर होता था, और ये जो है स्थानांतरणीय कृषि कार्य करती थी और पूरे इलाके पर अपना अधिकार जमाती थी। और जब कोई बाहरी लोग पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवेश करता था तो अपने मुखिया के सहयोग से ये लोग, पहाड़ी लोग, उन पर आक्रमण भी करते थे, किंतु संस्कृति एवं सभ्यता में ये मैदानी भाग के लोगों से पीछे थे। तो इन सभी चीज़ों का वर्णन जो है बुकानन ने अपने सर्वेक्षण संस्मरण में दिया है। तो आइए हम देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया, यानी वहाँ गए, जिसके अनुसार ये पहाड़ियाँ सघन होने के साथ साथ एक खतरनाक क्षेत्र भी था। बुकानन ने पहाड़ी क्षेत्र को खतरनाक क्षेत्र से संबोधित किया है। ऐसा इन्होंने क्यों किया? क्योंकि ये पहाड़ियों को खतरनाक मानते थे। इनके निगाह में पहाड़ी लोग असभ्य, खतरनाक थे। बुकानन की पत्रिका एवं डायरी से पहाड़ी लोगों से संबंधित संक्षिप्त जानकारी मिलती है, जो लंबे इतिहास की व्याख्या नहीं करती है। 18वीं शताब्दी के परवर्ती यानी उत्तरार्ध दशकों के राजस्व अभिलेखों के तथ्यों के अनुसार पहाड़ी लोग राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहकर जंगली उत्पादों से अपना जीवन यापन करने के साथ ही झूम कृषि अथवा स्थानांतरणीय कृषि भी करते थे। जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि ये लोग विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों, यानी पहाड़ों में जो चीज़ें उत्पन्न होती थी, खासतौर से जंगल ही होते थे, तो जंगली जीवन व्यतीत करते थे, जंगलों पर आश्रित था इनका जीवन। तो विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद होते थे उन्हीं पर आधारित ये जीवन यापन करते थे। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जंगली उत्पादों से अपना जीवन यापन करते थे, हम पहले भी बोल चुके हैं। और ये स्थानांतरित कृषि यानी झूम कृषि करते थे। झूम कृषि क्या होता है कि इसमें जंगल के किसी एक भाग को जला करके मानसून की पहली बारिश के साथ ही बीज को डाल दिया जाता है, और फिर फसल पकने के पश्चात फसल को काट करके पहाड़ी लोग उस स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और फिर दूसरे साल दूसरी जगह पर यही क्रियाकलाप दोहराते हैं। फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे करते करते फिर पहले स्थान पर आ जाते हैं जहाँ से ये चले रहते हैं। तो बच्चों, ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जंगल के जिस भाग को जलाते हैं, जंगल में मिट्टी नहीं रहता है, पहाड़ी ढालों पर मिट्टी नहीं होती है, पत्थर होते हैं, आप सभी जानते हैं, जो सख्त होते हैं। तो ये लोग जुताई उताई नहीं करते हैं खेतों की, खेत नहीं होते हैं, जुताई नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, केवल जंगल के कुछ भाग को जला देते हैं, और जो झाड़ियाँ रहती हैं, साथ में कुछ पेड़ पौधे भी जल जाते हैं, जैसा कि अंग्रेज़ों ने इन पर प्रतिबंध लगाने से पूर्व आरोप लगाया था। तो ये जंगल के कुछ भाग को जला देते थे और उसी वनस्पतियों की राख में बीज को बो करके फसल को पकने तक इंतज़ार करते थे। इसके बाद फसल काट करके उस जंगल को छोड़ करके दूसरे जगह पर चले जाते थे। तो इस प्रकार ये स्थानांतरित कृषि कार्य किया करते थे।
और कृषि के अंतर्गत जंगल के छोटे छोटे भागों से झाड़ियों को काटकर एवं घास को जलाकर साफ कर दिया जाता था। उसके बाद इस भूमि पर कृषि की प्रक्रिया प्रारंभ करते थे। कुछ समय बाद इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह यही प्रक्रिया अपनाई जाती थी। फिर दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी और फिर पहले स्थान पर घूम फिर करके आ जाते थे। तो इस कृषि कार्य को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। इसे विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। राजमहल की पहाड़ियों में इसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता था। राजमहल के पहाड़ी लोग और उनका आर्थिक एवं सामाजिक ढांचा। पहाड़ी लोग खाने के लिए महुआ के फूल, अभी अभी ऊपर आपने पढ़ा कि जंगली उत्पाद तो महुआ का फूल क्या है? जंगली उत्पाद है। एवं रेशम के कोया और राल का प्रयोग, रेशम का कोया और राल का प्रयोग कहाँ करते थे? बाजार में बेचने के लिए करते थे। और कोयला बनाने के लिए लकड़ियाँ एकत्र करते थे। उस समय लकड़ी से कोयला बनाया जाता था। घास भूस एवं, ऐसा नहीं है कि केवल लकड़ी से कोयला बनता था, लकड़ी जला करके कोयले की खान भी थी, लेकिन जंगली लोग लकड़ी से कोयला बनाया करते थे। और घास भूस एवं पेड़ों के नीचे उगे हुए पौधे चरागाह का काम करते थे। तो छोटे छोटे जो पौधे बड़े वृक्षों के नीचे उगे रहते थे, वो क्या करते थे? चरागाह, यानी इनके पशु वहाँ चरते थे। शिकारियों, झूम खेती करने वालों, लकड़ी से कोयला बनाने वालों, खाद्य एकत्र करने वाले, रेशम कीड़े पालने वालों आदि के रूप में पहाड़ी लोग जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। यानी पहाड़ी लोगों में भी विभिन्न वर्ग थे जो कि अपने अपने वर्ग के अनुसार विभिन्न कार्यों में संलग्न थे। जैसे शिकारी वर्ग, झूम खेती करने वाले वर्ग, लकड़ी से कोयला बनाने वाला वर्ग, खाद्य सामग्री को एकत्र करने वाला वर्ग और रेशम के कीड़े पालने वाला वर्ग। यानी ये लोग अपने कार्यों का विभाजन कर लिए थे, इसलिए आपस में नहीं टकराते थे। छोटे मोटे झगड़े होते थे जिसको कि इनका मुखिया सुलझा दिया करता था। और पहाड़ी लोग अपने रहने के लिए इमली के पेड़ों के बीच झोपड़ियाँ बनाते थे। इमली का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी लंबा होता है और सख्त, इसकी लकड़ी सख्त होती है। तो इसके पेड़ों पर पहाड़ी लोग क्या करते थे? अपनी झोपड़ियाँ बनाते थे तथा आम के पेड़ों के नीचे आराम करते थे। यानी दिन के समय ये आम के पेड़ के नीचे सो जाते थे और रात में अपनी झोपड़ियों में, यानी इमली के पेड़ के ऊपर जो झोपड़ी बनी रहती थी उस पर रहते थे। वे पूरे प्रदेश को अपना निजी भूमि मानते थे। यानी पहाड़ियों का यह मानना था कि पहाड़ी इलाका उनका है, उनका अपना है, उनके समूह का है, इस पर बाहरी लोगों का अधिकार नहीं है। और जब कोई बाहरी प्रवेश करता था तो ये पहाड़ी लोग जो थे अपनी मुखिया के नेतृत्व में उन पर आक्रमण कर दिया करते थे। और इन पहाड़ी लोगों के मुखिया आपसी लड़ाई झगड़े को सुलझाकर अपने समूह में हमेशा एकता बनाए रखने का कार्य करते थे। और ये मैदानी लोगों के साथ, मैदानी लोग यानी स्थायी कृषि करने वाले लोग जो मैदानी भागों में बसे हुए थे, तो उन्हें मैदानी लोग कहा जाता है। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, तो ये मैदानी लोगों के साथ तथा अन्य जनजातियों के बीच जंग होने पर अपनी जनजाति का नेतृत्व करते थे। यानी जब ये लोग आक्रमण करते थे किसी पर, दूसरी जनजाति पर भी आक्रमण करते थे, साथ ही मैदानी लोगों पर करते थे, तो इनका मुखिया इनके जंग में नेतृत्व करता था और अपनी जनजाति को जिताने का प्रयास करता था और साथ ही अपनी जनजाति में एकता स्थापित करने के कार्य में भी वह संलग्न रहता था, लगा रहता था। हमारा अगला टॉपिक है राजमहल के पहाड़ी लोगों का राजनीतिक विस्तार। तो पहाड़ी लोग पहाड़ियों को अपना मूल तत्व मानकर
प्रायः उन मैदानी भागों पर आक्रमण करते रहते थे जहां पर किसान स्थायी निवास कर कृषि करते थे। यानी पहाड़ों से उतर करके ये क्या करते थे, मैदानी भागों पर, मैदानी लोगों पर आक्रमण कर देते थे। और ऐसा इसलिए करते थे, इनके आक्रमण करने के दो कारण थे। पहला था अपना वर्चस्व दिखाना। क्या करना? मैदानी भागों के समुदाय पर अपना वर्चस्व दिखाना। यह इनके आक्रमण का पहला कारण होता था। और दूसरा कारण, अभाव एवं अकाल के समय स्वयं को जीवित रखने के लिए, तो जब अकाल पड़ जाता था, बारिश नहीं होती थी, तो ये कृषि कार्य नहीं कर पाते थे, यानी झूम खेती नहीं हो पाती थी। जैसा कि अभी हमने बताया था आप लोगों को कि झूम खेती मानसून की पहली बारिश के साथ जंगलों में बोई जाती थी। जब मानसून नहीं आता था तो खेती नहीं होती थी, या अकाल पड़ता था तो खेती नहीं होती थी, तो अन्न अभाव हो जाता था। तो स्वयं को जीवित रखने के लिए भी ये लोग मैदानी भागों पर आक्रमण किया करते थे। और साथ ही बाहरी लोगों के साथ राजनीतिक संबंध बनाने के उद्देश्य से भी आक्रमण किए जाते थे। कभी कभी ये लोग राजनीतिक उद्देश्य से भी आक्रमण करते थे, यानी अपना वर्चस्व जताने के लिए, मैदानी लोगों को यह एहसास दिलाने के लिए कि पहाड़ी लोग आपके ऊपर भारी हैं, यह एहसास दिलाने के लिए कभी कभी पहाड़ी लोगों द्वारा मैदानी भागों पर आक्रमण कर दिया जाता था। अगला टॉपिक है मैदानी भाग के जमींदार पहाड़ी मुखियाओं के आक्रमण से बचने के लिए क्या करते थे? खिराज नामक नियमित कर दिया करते थे। एक नियमित कर दिया करते थे जिसे क्या कहा जाता था? खिराज कहा जाता था। मुखिया लोगों को कौन देता था बच्चों? जमींदार देता था। जमींदार कहाँ होते थे? मैदानी भागों में होते थे। और मुखिया कहाँ होते थे? पहाड़ी भागों में होते थे। तो इन पहाड़ी मुखियाओं को जमींदार क्या करता था? खिराज नामक कर दिया करता था, ताकि ये बार बार जमींदारों के ज़मीनों पर आक्रमण न करें, क्योंकि ये कृषि को बर्बाद कर देते थे। इसलिए जमींदारों की मुख्य आय का मुख्य स्रोत क्या होता था बच्चों? कृषि होती थी। तो अपनी कृषि को बचाने के लिए ये पहाड़ी लोग बड़े खतरनाक होते थे, जैसा कि बुकानन ने लिखा भी है। तो उनसे बचने के लिए एक ही रास्ता था कि उन्हें कर दे दिया जाए। तो ये लोग, जमींदार लोग, खिराज नामक कर मुखियाओं को, पहाड़ी मुखियाओं को दे दिया करते थे। और व्यापारी समुदाय को भी पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित मार्ग, तो दूसरे प्रदेश में जाने के लिए मार्ग, क्योंकि पहले जंगल लगभग 29% भूभाग पर थे, प्रेजेंट टाइम में 29%, पहले 33% के लगभग भूभाग पर जंगल थे बच्चों। तो इसलिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के लिए जंगल से होकर के ही गुजरना पड़ता था। व्यापारियों का माल जब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भेजा जाता था तो इन पहाड़ी इलाकों से होकर के ही जाना होता था। तो व्यापारी लोग नियंत्रित मार्ग पाने के लिए, सुरक्षित मार्ग पाने के लिए भी पहाड़ी मुखियाओं को पथ कर दिया करते थे। जमींदार कौन सा कर देता था? खिराज नामक कर देता था। और व्यापारी वर्ग कौन सा कर देता था बच्चों? पथ कर देता था। पथ कर यानी रास्ते पर लगने वाला कर, जो प्रेजेंट टाइम में भी लगता है। तो व्यापारी वर्ग क्यों देता था? ताकि उनका माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित पहुंच जाए। और जो व्यापारी पथ कर नहीं देता था, उनके माल को ये पहाड़ी लोग लूट लिया करते थे। तो लूटपाट से बचने के लिए व्यापारी वर्ग पथ कर दिया करता था। और
पहाड़ी इसके बदले में आश्वासन दिया करता था स्थायी कृषि के विस्तार और सुगम व्यापारिक मार्ग देने का। तो ये थे पहाड़ी लोगों के जीने का तरीका, जिसका कि बुकानन ने अपने सर्वेक्षण संस्मरण में उल्लेख किया है। आगे है हमारा टॉपिक, अंग्रेजों द्वारा स्थायी कृषि क्षेत्र में विस्तार। आप लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं कि 18वीं सदी के अंतिम दशकों में यूरोप में खाद्य सामग्री की मांग बढ़ने लगी। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने लगी थी। क्यों? क्योंकि औद्योगिकीकरण प्रारंभ हो गया था और साथ ही जनसंख्या भी बढ़ रही थी, तो उनके भरण पोषण के लिए भी खाद्यान्नों की मांग बढ़ रही थी और खाद्यान्नों के दाम बढ़ते जा रहे थे। इसलिए अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए भी यूरोप के देशों में जंगलों को साफ कराया जा रहा था और भारत में अंग्रेजों का शासन था, यानी ब्रिटेन का शासन था। तो 18वीं सदी के अंतिम दशकों में अंग्रेजों द्वारा जंगलों की कटाई एवं सफाई को प्रोत्साहन दिया जाने लगा। अंग्रेजों की निगाह में स्वयं बुकानन ने लिखा है कि जंगल क्या है? व्यर्थ हैं और यहाँ के लोग असभ्य हैं। मतलब जो जंगली जातियाँ हैं वो असभ्य हैं उन लोगों के, अंग्रेजों के निगाह में। तो इनको सभ्य बनाने की आवश्यकता है, ऐसा बुकानन ने भी लिखा है कि इनको सभ्य बनाने की आवश्यकता है और इन लोगों को तभी सभ्य बनाया जा सकता है कि जंगलों को साफ कर दिया जाए। ये तो एक बहाना था। प्रमुख उद्देश्य इनका कृषि क्षेत्र का विकास करना था बच्चों। तो जमींदारों एवं जोतदारों द्वारा परती जमीन को धान के खेत के रूप में बदल दिया गया और अंग्रेजों द्वारा स्थायी कृषि के विस्तार के निम्न कारण थे। पहला क्या था कि राजस्व स्रोत में वृद्धि करने के साथ ही निर्यात करने के लिए फसल उगाना। अंग्रेज क्या चाहते थे कि उनके राजस्व में वृद्धि हो, इसीलिए स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। किंतु झूम कृषि करने वालों पर स्थायी बंदोबस्त लागू नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये एक स्थान पर रहते ही नहीं थे। जो झूम कृषि करते थे एक स्थान पर टिक कर रहते ही नहीं थे, तो निश्चित समय पर निश्चित धनराशि, निश्चित राजस्व कैसे जमा करते? तो ये अंग्रेजों के लिए कठिनाई थी। और दूसरा कारण था जंगल एवं जंगलवासियों को असभ्य मानते थे, जैसा कि अभी हमने बताया था आप लोगों को। और जंगलवासियों को स्थायी कृषि करने के लिए खुश करना ताकि उन पर शासन करने में आसानी हो। यानी अंग्रेजों ने जंगलों को आरक्षित करना शुरू कर दिया और जंगल के लोगों को जंगलों से, पहाड़ी ढालों से उतरने के लिए बाध्य किया और साथ ही कृषि कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। और यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ यूरोप के देशों के उपनिवेश थे, सभी जगहों पर यूरोप वासियों ने यही प्रक्रिया दोहराई। कहीं कहीं पर लोगों ने विरोध किया और कहीं कहीं पर पहाड़ी जातियों ने सरेंडर कर दिया, तो कहीं कहीं पर इन जातियों ने अपना धंधा ही बदल दिया। और जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ समझौता नहीं किया, सरेंडर नहीं किया, रास्ता नहीं बदला, उनको अंग्रेज़ों ने मृत्यु दंड दे दिया। तो स्थायी कृषि के विस्तार के साथ जंगलों एवं चरागाहों का क्षेत्र सीमित होता चला गया और इसके कारण पहाड़ी लोगों के द्वारा स्थायी खेतिहरों पर हमला प्रारंभ कर दिया गया। क्योंकि जब ये पहाड़ी ढालों से उतरे तो इनका सीधा सामना किससे हुआ?
मैदानी भाग के किसानों से हुआ तो इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। हमला किए जाने के साथ अनाज और पशु भी छीनने लगे और परिणाम स्वरूप पहाड़ी लोगों तथा खेतीहरों दोनों के बीच झगड़े ने उग्र रूप धारण कर लिया। और हालांकि पहाड़ी लोगों को नियंत्रित करने के निम्नलिखित प्रयास किए गए। ब्रिटिश सरकार यही चाहती भी थी और सरकार द्वारा फिर कदम उठाया जाने लगा। स्थायी किसानों से ब्रिटिश सरकार को राजस्व के रूप में एक मुश्त रकम मिलती थी, यानी निश्चित समय पर निश्चित रकम मिल जाती थी। इसलिए स्थायी किसानों का पक्ष लेते हुए पहाड़ी झूम कृषि करने वालों पर अंग्रेजों ने नियंत्रित करने के लिए अनेक अधिनियम, अनेक कानून बनाए। अतः 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने पहाड़ियों को समाप्त कर देने की क्रूर नीति अपनाई और उनका शिकार और संहार करने लगे। किसका बच्चों? पहाड़ी जानवरों का नहीं बल्कि किसका? पहाड़ी इंसानों का अंग्रेज क्या करने लगे? शिकार और संहार। संहार मतलब मारना। तो शिकार भी करने लगे और हत्या भी करने लगे। भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड, क्या नाम था? भागलपुर का जो कलेक्टर था उसका नाम था बच्चों ऑगस्टस क्लीवलैंड द्वारा 1870 के दशक में पहाड़ी मुखियाओं को वार्षिक भत्ता दिए जाने से संबंधित शांति स्थापना की नीति का प्रस्ताव लाया गया। यहाँ भी अंग्रेजों ने फूट डालो राज्य करों की नीति को आजमाना शुरू कर दिया। क्या किया उन्होंने? मुखियाओं को लालच देना शुरू कर दिया। किस प्रकार का प्रलोभन दिया? वार्षिक भत्ते का प्रलोभन दिया। परंतु बहुत से पहाड़ी मुखियाओं ने क्लीवलैंड के इस प्रस्ताव को, इस भत्ते को लेने से मना कर दिया। जिन लोगों ने भत्ता लेना स्वीकार किया उनमें से अनेक ने अपनी समुदाय की सत्ता को खो दिया, क्योंकि उसके समुदाय के लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। और जिन लोगों ने भत्ता लेना स्वीकार नहीं किया उन्हें अंग्रेजों का शिकार बनना पड़ा। औपनिवेशिक सरकार के वेतन भोगी हो जाने से उन्हें वैतनिक मुखिया या अधीनस्थ कर्मचारी माना गया। यानी जिन लोगों ने भत्ता लेना स्वीकार किया वे क्या हो गए? अंग्रेजों के अधीन कर्मचारी हो गए और वेतन भोगी हो गए, यानी उनका वेतन निश्चित कर दिया गया अंग्रेजों की तरफ से। किसका बच्चों? पहाड़ी मुखियाओं का वेतन अंग्रेजों ने निश्चित कर दिया। सभी मुखियाओं का नहीं। जिन लोगों ने ऑगस्टस क्लीवलैंड के प्रस्ताव को स्वीकार किया उन्हीं मुखियाओं को वैतनिक बनाया गया। इस नीति के आरंभ से ही पहाड़ी समुदाय स्वयं को शत्रु रूपी सैन्य बलों से रक्षा करने तथा बाहरी लोगों से लड़ाई को जारी रखने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में ही रहना उचित समझते थे। क्या करते थे ये लोग? पहाड़ों में छुपे रहते थे और फिर आक्रमण कर देते थे। और जब इनके रसद के रास्ते बंद हो गए, यानी जंगलों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और ये भूखों मरने लगे, तो मजबूरन इन्हें या तो अंग्रेजों से समझौता करना पड़ा या इन्होंने, बहुत सारे लोगों ने आत्मसमर्पण किया या जिन लोगों ने विरोध किया उन्हें मृत्यु को गले लगाना पड़ा। इस प्रकार राजमहल की पहाड़िया लोगों के विषय में बुकानन ने अपने सर्वेक्षण में उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। आगे वह संथालों का राजमहल की पहाड़ियों में प्रवेश
पर लिखता है कि लगभग 1810-11 के आसपास राजमहल की पहाड़ियों में संथालों का आगमन हो गया। ये भी एक जनजाति है, संथाल। तो संथालों ने जंगल से इमारती लकड़ी को काटकर जंगल साफ किया। कौन सी लकड़ी? इमारती लकड़ी, यानी जो मकान बनाने में लकड़ी प्रयुक्त की जाती है, जिससे विभिन्न प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं। ऐसी लकड़ी को संथालों ने काट करके ज़मीन को साफ कर दिया तथा ज़मीन जोतकर चावल और कपास की खेती की जाने लगी। और जब संथालों ने निचली पहाड़ियों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तब पहाड़ी लोगों को पीछे की ओर हटना पड़ा। और पहाड़ी लोगों का प्रतीक चिन्ह क्या था? कुदाल था। क्योंकि ये झूम खेती में कुदाल का ही प्रयोग करते थे, हल का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि किसका प्रयोग करते थे बच्चों? कुदाल का। इसीलिए इनका प्रतीक चिन्ह कुदाल हुआ करता था। और उसी पर संथालियों का प्रतीक चिन्ह हल को माना जाता था। यानी कि पहाड़ी लोगों के ऊपर जो उनका प्रतीक चिन्ह कुदाल होता था, अब हल को माना जाने लगा। बुकानन के अनुसार 1800 ईस्वी में संथालों ने पहाड़ियों को जंगल से निकाल दिया तथा स्वयं यहाँ आकर बस गए। और 1780 के दशक के आसपास संथाल बंगाल में प्रवेश करने लगे। कब? 1780 के दशक में। अब इनका प्रवेश कहाँ होने लगा? संथालियों का बंगाल में होने लगा। पहले ये कहाँ प्रवेश किए थे बच्चों? राजमहल की पहाड़ियों में प्रवेश किए थे। अब इनका प्रवेश कहाँ होने लगा? बंगाल में। और इन लोगों को जमींदारों द्वारा खेती के लिए नई जमीन तैयार करने एवं खेती के फैलाव के लिए भाड़े पर रखा गया। क्योंकि ये मेहनत कश होते थे, इसलिए इनसे लाभ, इनके परिश्रम से लाभ कमाने के लिए जमींदारों ने क्या किया? इनको भाड़े पर रखना शुरू कर दिया। किस जनजाति को? संथाल जनजाति को। पहाड़ी लोग जंगल काटने के लिए हल का प्रयोग करने को तैयार नहीं थे और साथ ही उपद्रवी व्यवहार भी करते थे, जबकि संथाल पहाड़ियों की अपेक्षा सभ्य थे और जंगलों की कटाई भी पूरी शक्ति से करते थे। इसलिए इन पर जमींदारों की कृपा दृष्टि बनी रही। किस पर बच्चों? संथाल जनजाति पर। अब अगला टॉपिक है ब्रिटिश कंपनी व संथाल, यानी ब्रिटिश कंपनी का संथालों के प्रति कैसी नीति थी, कैसा संबंध था। ब्रिटिश कंपनी ने संथालों के राजमहल के तराई प्रदेश में बस जाने पर वहाँ की भूमि के एक बड़े भाग का 1832 में दामिन ए कोह के नाम से सीमांकन किया। तब इनकी, ये जिस क्षेत्र में रहते थे उस क्षेत्र का सीमांकन किया गया, यानी सीमा रेखा बना दी गई कि आप इतने ही क्षेत्र में रहेंगे। नाम क्या दिया गया? दामिन ए कोह। जिस क्षेत्र में संथाल जनजाति रहती थी उस क्षेत्र का सीमांकन अंग्रेजों ने संथालों को एक क्षेत्र में सीमित कर दिया। उस क्षेत्र को नाम क्या दिया? दामिन ए कोह, तथा इसे संथालों की भूमि के रूप में घोषित कर दिया गया। यानी दामिन ए कोह जो क्षेत्र था वह केवल संथालों का क्षेत्र अंग्रेजों द्वारा घोषित कर दिया गया। यानी इस क्षेत्र में केवल संथाल जनजाति ही रहेगी। इस घोषणा का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में संथालों की आबादी को बसाना
तथा उन्हें स्थायी कृषक बनाना था, क्योंकि यह अभी हमने बताया था आपको कि यह मेहनत कश जनजाति थी और पहाड़ी जनजाति जो थी वह विद्रोही जनजाति थी। इसलिए पहाड़ी जातियों पर विजय प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने संथालों को संरक्षण देना शुरू किया और अपने उद्देश्य में अंग्रेज सफल भी रहे, जैसा कि आप लोगों ने ऊपर के टॉपिक में पढ़ा है कि संथालों ने पहाड़ी लोगों को राजमहल की पहाड़ियों से भागने पर मजबूर कर दिया और कब्जा कर लिया। इसके पश्चात जंगल को साफ करके चावल और कपास की खेती के योग्य बना दिया और अंग्रेजों को चावल के अतिरिक्त कपास जो है कच्चे माल के रूप में चाहिए होता था, क्योंकि कपास से ही सूती वस्त्र उद्योग चलता है बच्चों। और उस समय सूती वस्त्र उद्योग में ही क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति जो हुई थी सूती वस्त्र के उद्योग क्षेत्र में ही हुई थी। तो इसलिए अंग्रेजों ने संथालों को संरक्षण देना शुरू किया ताकि इनको पहाड़ी जातियों से टक्कर न लेना पड़े, बल्कि उनके स्थान पर संथाल जनजाति ही पहाड़ी जाति को टक्कर दे। इसलिए उनको एक क्षेत्र में सीमित कर दिया गया। संथालों को प्राप्त होने वाली भूमि के अनुदान पत्र में दी गई भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के अंदर जोतना था। तब अंग्रेजों ने उन्हें ठेका दे दिया कि 10 साल में इतने क्षेत्र को साफ करना है, यानी कृषि योग्य बनाना है। और इस संपूर्ण भूभाग के सर्वेक्षण के माध्यम से नक्शा तैयार करने के साथ ही इसके चारों ओर खंभे गाड़कर परिसीमा निर्धारित कर दी गई, यानी चारों तरफ से क्या किया गया, सीमांकन कर दिया गया। इनको मैदानी भाग के स्थायी कृषकों और पहाड़ी लोगों की पहाड़ियों से पृथक कर दिया गया। यानी संथालों को जो क्षेत्र सौंपा गया उनका सीमांकन करते हुए मैदानी भाग के जमींदारों और पहाड़ियों के क्षेत्रों को अलग कर दिया गया। और दामिन ए कोह यानी संथालों का क्षेत्र के सीमांकन के पश्चात संथालों की जनसंख्या तथा बस्तियों में तीव्र गति से वृद्धि हुई और 1838 ईस्वी में क्रमशः 3000 एवं 40 थी इनकी जनसंख्या। 1851 ईस्वी तक बढ़ करके 82,000 और 1,04,074 हो गई। इस प्रकार जैसे जैसे खेती का विस्तार होता गया वैसे वैसे कंपनी का राजस्व भी बढ़ता गया और संथालों के इस यात्रा के इतिहास का उल्लेख बार बार 19वीं सदी के संथाली गीतों एवं मिथकों में किया गया। संथालों के बसने से राजमहल के पहाड़ी लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका हम अगले वीडियो में उल्लेख करेंगे। धन्यवाद बच्चों।